आज का जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है बच्चों कि प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं बताना है। केवल ऐसे ही क्वेश्चन ला रहा हूं कि सीधा जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो प्रगतिवाद की विशेषताओं में पहला जो विशेषता है बच्चों, यहां पर आप देखिए कि इस काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया है। यथार्थता का मतलब क्या होता है बच्चों कि अपने जीवन के अस्तित्व के बारे में यहां पर ज्यादा महत्व दिया गया है। इस काव्य में कविता में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, मतलब जो हम साधारण बोलचाल के रूप में एक दूसरे से विचार व्यक्त कर सकते हैं, एक दूसरे के विचार को समझ सकते हैं, उन्हीं विचारों का, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया, मतलब सरल और सहज भाषा का प्रयोग है बच्चों, ठीक है। इस काव्य में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। शोषित वर्ग का मतलब क्या होता है? क्या शोषित वर्ग कोई अलग वर्ग है? नहीं, लोगों द्वारा बनाया गया एक ऐसा वर्ग जिसका शोषण किया जा सके, वो शोषित वर्ग है। सिंपल है। जैसे पहले क्या होता था, जो बड़े लोग थे छोटे लोगों को दबा कर रखते थे। आजकल तो संविधान के आधार पर समता का अधिकार है, लेकिन शोषित वर्गों के प्रति बहुत ही हीन भाव रखते थे, तो उनके बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है, उनको ऊंचा उठाने का काम किया गया है, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई है। अब बच्चों यदि 2 नंबर में आता है तो आपको 3 विशेषताएं लिख देना है, ठीक है, कि प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं। और यहां से ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रगतिवाद काव्य की विशेषता आ जाता है बच्चों, या कि प्रगतिवाद काव्य के 2 कवि के नाम और एक रचनाएं। तो हम हर प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल अभी देखो रीति काल की विशेषताएं बताना बच्चों, है ना। श्रृंगार रस की प्रधानता। श्रृंगार रस मतलब इस काल में जो भी रचनाएं की गई वहां पर प्रेम, बिल्कुल प्रेम और जो वियोग है दोनों का वर्णन किया गया है। नायक नायिका का वर्णन है तो दोनों में प्रेम सौंदर्य रखा गया। मुक्तक काव्य की रचना की गई। ब्रज भाषा का प्रयोग, देखिए ब्रज भाषा का प्रयोग, यहां से रिक्त स्थान में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि भाई रीति काल में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो भाई ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। कला पक्ष की प्रधानता। कला पक्ष की प्रधानता क्या होता है बच्चों? कला पक्ष का मतलब होता है भाषा किस प्रकार से प्रयोग किया गया, शैली किस प्रकार से है, रस छंद अलंकार इनकी किस प्रकार से प्रयोग होती है, वो कला पक्ष कहलाता है। मतलब लिखने की जो कला होती है, किस तरीके से तकनीक, किस तरीके से भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो बोला गया कि कला पक्ष की प्रधानता है। इसका मतलब है कि जो रीतिकाल के कवि थे उन्होंने अपने कविता संग्रह में श्रृंगार रस, है ना, और जैसे कड़ु रस, वीर रस, अलंकार में विभिन्न शैली, जैसे वर्णात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। तो कला पक्ष की प्रधानता है। तो इसका आप लोगों को डिटेल करना होगा तो कर लेना। बाकी 2 नंबर में आप विशेषता ही लिखो, हो सके तो 3-4 विशेषता लिख दो 2 नंबर में, बस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब जो प्रश्न लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे किस बात के लिए? देखिए बच्चों, आप अपने माँ बाप को यदि बाजार जाते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना जल्दी माँ बाप मेरे आएंगे वापस, या आपके कोई घर के बड़े गार्जियन ही बाजार जाते हैं तो आपको लगता है कि बाजार जाएं और बाजार से कुछ लाएं, हमें उम्मीद है कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। इसी तरीके से कवि ने कहा है कि पक्षी दिन भर से भोजन की तलाश में भटकते फिरते हैं। उनके बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं कि उनके माता पिता उनके लिए शीघ्र ही क्या है बच्चों, उनके पास आते होंगे और उनका पेट भरेंगे। इसके साथ ही वे अपने माता पिता का स्नेहिल स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यानी पक्षी क्या करते हैं, अपने घोंसले से निकल करके बाहर चल जाते हैं, अपना भी पेट भरते हैं और चोंच में दबा करके बच्चों के लिए लेके आते हैं। कभी आप अपने आसपास देखना, घोंसले में पक्षियों के बच्चे रहते हैं और पक्षियों के बच्चों है ना कैसे पेट भरते हैं, जब तक वो उड़ नहीं पाते तो पक्षी लेकर के अपने चोंच से उनके लिए भोजन लेके आती है। तो नीड़ से झांक रहे मतलब घोंसले के नीड़ पत्तों से झांक रहे होंगे कि हमारे माँ बाप कब वापस आएंगे, है ना, हमारे लिए भोजन लाएंगे, और स्नेहिल जो प्रेम होगा इसलिए बच्चे नीड़ से झांक रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्षियों के बच्चे की बात की जा रही है। जिस तरीके से मैं बोला ना, आपको अपने जीवन में ही एक अनुभव मिल जाएगा कि अब आपके घर के कोई गार्जियन मार्केट जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई पकोड़े लाएंगे, है ना, डोसा लाएंगे, कुछ भी चीजें हैं, आपको उम्मीद जग जाती है कि वहां से आएंगे, हमें भी, और भाई दिन भर के घूमे। छोटे बच्चों के लिए तो, और यदि माँ बाप बाहर हैं घर से, यानी मम्मी पापा उनके, तो उनके चेहरे में उदासी छा जाती है। आपके घर में कोई बच्चा होगा, माँ बाप ना रहे दिन भर में, कोई कितना भी प्यार दे उन्हें, लेकिन जो अपने माँ बाप का प्यार है वो सब लोग नहीं दे सकते, इसलिए बच्चे उदास रहते हैं। उनको उम्मीद रहती है माँ बाप आएंगे और बड़ा ही स्नेहिल प्यार देंगे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। भाषा को सहूलियत है से बरतने से क्या अभिप्राय है? लिखिए बच्चों, भाषा का सहूलियत बरतने का मतलब क्या होता है? सहूलियत यानी आसान भाषा में लिखना।
बोलचाल की भाषा में लिखना जिसको वो लोग समझ सके, है ना। कभी भी काव्य संग्रह करते समय, नहीं काव्य की रचना करते समय ऐसी बोलचाल का प्रयोग करें जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ सके। भाषा को सहूलियत बरतने का आशय है कि उसका सरल, स्पष्ट और सहजता से प्रयोग करना चाहिए। कोई भी रचना करते समय कवि को भारी भरकम बनावटी शब्द या समझ में ना आने वाले शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को स्पष्ट, सहज और व्यवहारिक भाषा में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काव्य की रचना करते समय, कभी जब भी काव्य संग्रह की रचना करें तो भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, बनावटी बात ना हो, ऐसे भाषाओं का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे आसानी से लोग समझ सके। यही है बच्चों भाषा को सहूलियत बरतने से अभिप्राय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर, है ना, ये क्वेश्चन कभी आया है क्या? तो भाई जरूरी नहीं रहता कि क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन आए। विगत वर्षों में ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते कि बस 3 साल प्रश्न पढ़ लो, बस उतना ही में काम हो जाएगा। अरे पुराने आप 8 साल से प्रश्न पढ़ोगे तो भी आपको समझ में, इसलिए सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं। और शिव कोचिंग क्लासेस में जो बच्चा पढ़ेगा, मैं गारंटेड कहता हूं बेहतर नंबर लाएगा। और जितने भी वीडियो बने हैं हिंदी के, प्लेलिस्ट भी बना है, जाकर के चेक करो, है ना। कवि ने बादलों को विप्लव के बादल क्यों कहा है? बच्चों देखिए बढ़िया है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि ने विप्लव के बादल क्यों कहा है? बादल राग कविता में विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। क्यों? क्योंकि बादल घनघोर वर्षा करते हैं तथा बिजलियां भी गिराते हैं, इससे सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल एक क्रांति का प्रतीक है ना। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाते हैं तथा शोषित व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिलती है। देखो भाई साहब, ये क्रांति शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? पहले भी लोगों को जब प्रताड़ित किया जाता था, लोगों को मतलब परेशान किया जाता था, उनके अंदर एक क्रांति पैदा होती है। जैसे अभी मैं आपको हाल में बताता हूं कि 2024 में जिन बच्चों को लैपटॉप योजना की पैसे नहीं मिले हैं, जैसे कई सारे ग्रुप है, उनके अंदर इतनी आग से उगलते हुए शब्द निकलते हैं कि यदि एमपी में बीजेपी सरकार आएगी तो हम वोट नहीं देंगे क्योंकि लैपटॉप योजना की पैसे नहीं। उनके अंदर एक क्रांति ज्वाला उत्पन्न हो रहा है उसके प्रति, अपने अधिकार के प्रति, कि भाई जो घोषणा किया गया, जो नियम है वो उसके लिए नहीं मिल रहा है। तो भाई ऐसे ही जो शोषित व्यक्ति थे, शोषित व्यक्ति का मतलब है लोगों से काम करा लें, उसके पैसे ना दें, लोगों को छुआछूत के बहाने अपने समाज में बैठने ना दें। पहले लोग क्या करते थे कि लोगों को स्कूल में प्रवेश नहीं दे, भाई तू दलित है। अभी भी कई जगह ऐसे आपको सोशल मीडिया में देखने को मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वहां से घड़े से पानी पिए तो बच्चे को मार दिया गया, चाहे एक ही तमाचा मारे, है ना। तो ऐसे कई जगह आज भी शोषितों को, मतलब एक प्रकार से कहा जाए दलितों को शोषित किया जाता है। ऐसे कई जगह ऐसे देखने को मिल जाएगा। आप अपने निजी गांव घर की मैं बात कर रहा हूं, बड़े बड़े शहरों में अभी भी ये समानता का अधिकार अब धीरे धीरे लोग जैसे शिक्षित होते हैं हटता जा रहा है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसा होता है। तो यहां पर कवि ने अपने, देखो भाई, कभी किसी चीज को क्यों लिखते थे? अपने लेखन के माध्यम से समाज की बुराइयों को हटाने के लिए, कि हम लेखन के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, लोग सजग होंगे, समझदार होंगे और वो बुराइयां हटेगी। इन्होंने इसीलिए कहा था कि जो बादल होता है बच्चों घनघोर, है ना, पानी जैसे बादल छाया रहता है, पानी गिरता है तो कीचड़ हट जाता है, उसी तरीके से जब ये क्रांति उत्पन्न होता है ना, तो जो शोषित वर्ग होता है वो अपने रास्ते पे, मतलब थोड़ा सा जो उसे प्रताड़ित किया जाता है वो सब हट जाता है, क्योंकि वो अंदर से एक क्रांति आ जाती है, पैदा हो जाती है। जैसे पानी गिरने से कीचड़ साफ हो जाता है, वैसे एक क्रांति ज्वाला हो जाए तो फिर वो जो समाज में उनकी अवहेलना होती है, समाज में उनको स्थान नहीं मिलता, वो सब कुछ दूर हो जाएगी। इस चीज के लिए कवि ने कहा है कि बादल घनघोर वर्षा करता है, बिजलियां गिराता है, इसके साथ ही जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे क्रांति आई, जीवन अस्त व्यस्त हुए, लोगों शोषित वर्ग के लिए स्थान मिल गया, ठीक है, बुराइयां समाप्त हो जाती है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है परचेसिंग पावर से क्या अभिप्राय है बच्चों? परचेसिंग पावर का मतलब क्रय शक्ति से है। कई बार आपको रिक्त स्थान में क्वेश्चन देखने को मिलता है, कई बार सही विकल्प में क्वेश्चन आता है। परचेसिंग पावर से अभिप्राय है पैसे खर्च करने की क्षमता होना। हम सामाजिक विकास के कार्यों में अपनी इस क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे सामान खरीद सकते हैं जो कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, लघु उद्योगों को बढ़ावा दे, ठीक है। यदि यहां पर केवल यदि एक लाइन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, परचेसिंग पावर का अभिप्राय क्या है, तो परचेसिंग पावर का अभिप्राय क्रय शक्ति है। इसका हम समाज के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं? यदि आपके पास धनराशि है तो समाज के हितों में ऐसे सामान खरीदे जिससे उद्योग हो सके, लोगों को रोजगार हो सके, लोग उससे 2 रुपए की इनकम कर सकें। जैसे हम समाज के विकास के लिए कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, लघु उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके। क्रय शक्ति का मतलब ये होता है कि अपनी खरीदारी की क्षमता को बढ़ा करके। उषा
कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? भोर के नभ की तुलना, भोर मतलब जो सुबह होता बच्चों, जैसे आप लोगों को हर टीचर कहता है कि बच्चों सुबह पढ़ो, उठ करके 5 बजे से पढ़ना शुरू करो, तो भोर का नभ कैसा होता है? कल उठना और फिर देखना कि अभी इस समय भोर तो हम 7 बजे कहेंगे, मतलब 6 बजे कहेंगे, क्योंकि अभी जो गर्मी का भोर होता है वो 5 बजे बढ़िया रहता है, लेकिन अभी तो 7 बजे दिन होता है ना, उसके घंटे पहले को भोर कहा जाता है। तो उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे गए गीले चौक से की है। मतलब जैसे जहां पर मिट्टी है ना, वहां पर बच्चों छपाई हुआ है, मिट्टी से छपाई करते हैं और फिर राख से उससे बढ़िया चौक से लीप देना, तो कैसा लगेगा? जैसा कि आकाश दिखाई दे रहा है। कवि ने यही चीज बोला है, क्योंकि आकाश भी नम और धुंधला होता है, और जैसे हम मिट्टी के ऊपर राख को लीप देते हैं, लीपने का मतलब है पानी से गीला करके पुताई कर देना। तो कवि ने कहा कि भोर का तारा कैसे दिखाई देता है, सॉरी भोर का नभ, भोर का मतलब भोर टाइम यानी सुबह मॉर्निंग में आसमान कैसे दिखाई देता है? जिस तरीके से जमीन में हम राख से लीप देते हैं तो एकदम सुंदर सा सुशीला सा, मतलब एकदम है ना बढ़िया दिखता है, वैसे ही भोर का नभ भी दिखाई देता है, जैसे आकाश नम और धुंधला होता है। ठीक है, चलिए अगला है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? लिखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। ठीक है, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है। देखो, भक्तिन के आ जाने के बाद महादेवी वर्मा को देहात की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि की ज्ञान हो गया। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसने गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका के स्वभाव को संबंधी चिंता दूर कर दी। देहाती भोजन को लेखिका स्वाद में खाने लगी, जिससे इससे पहले वह केवल शहरी भोजन से जुड़ी हुई थी। इसके साथ ही भक्तिन ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न कर देती है कि वह देहाती परंपरा तक निभाने के लिए बाध्य हो जाती है, जिसके अतिरिक्त उसने महादेवी वर्मा देहाती भाषा भी सीख जाती है। इस प्रकार भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा जी यानी महादेवी भी अधिक देहाती हो जाती है। भक्तिन क्या है? उसकी सेविका है। सेविका जो होती है, आज भी आप देखोगे कि शहर में गांव के लोग काम करने जाते हैं। गांव के लोग काम करने जाते हैं, इसका मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना, आप शहर में सुनोगे बाई हमने रखा है। बाई, बाई का मतलब होता है कि जो खाना पीना बनाती है ना, झाड़ू पोछा करती है। ऐसे ही महादेवी वर्मा अपने जीवन के बारे में लिखती है कि हमारे जीवन में भक्ति नाम की एक सेविका थी जो बिल्कुल एक पुत्री के समान थी, है ना। उनमें ऐसा कभी आभास ही नहीं हो कि हमारी नौकर है। उसके आ जाने से जो हमारे गांव की देहात की जो खान पान है, उसके आ जाने से वो देहात के खान पान को हमने स्वीकार किया। मतलब जो गांव में खाना, पहले हम शहरी भोजन करते थे, केवल शहर का ही भोजन जानते थे, लेकिन उसके आ जाने से गांव में किस प्रकार से खान पान चलता है उसको हमने सीखा है। उन्होंने जिस तरीके से हम मोटी गाढ़ी दाल खाते थे, कई प्रकार की सब्जियां खाते थे, उससे हट करके देसी तरीके से तड़का लगा करके सब्जी बनाकर खिलाती थी। ऐसे ही बच्चों, गांव की जो सामान्य बोलचाल थे उसके साथ में रहते रहते गांव की भाषा भी सीख जाती है। इस तरीके से भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा देहाती हो जाती है। देहाती का मतलब है कि गांव से भक्तिन आती है ना। भक्तिन अपने मतलब एक प्रकार से स्वामी के प्रति एकदम निस्वार्थ भाव से जुड़ जाती है और अपनी संपूर्ण चीजें, जो अपने गांव की चीजें हैं, वो मतलब लेखिका के ऊपर थोप देती है। यानी कुल मिलाकर के जो अपना जीवन शैली है वो जीवन शैली लेखिका को दे देती है। यही चीज यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, कि मतलब आने से संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब देहाती हो गया। ठीक है, मतलब जो शहरी खान पान थे, शहरी बोलचाल, शहरी संस्कृति, वो सब छोड़ करके देहाती हो चुकी है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की चरित्र की विशेषताएं। चलो भाई, यशोधर बाबू कैसे थे, है ना, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म को मानते थे, वो एक कर्म कांड के खिलाफ थे। कर्म कांड का मतलब क्या होता बच्चों? कर्म कांड भाई साहब, जैसे आज भी देखते हो ना, कुछ लोग ढोंगी जिसे बोला जाता है ना, ऐसे कई लोग होंगे जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस पैसे कमाने के लिए उस पथ पे चलते हैं और उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। कई ऐसे बाबाओं का वीडियो वायरल होता है, तो वही बोलते थे भाई कर्म कांड के खिलाफ थे। वो एक खुशी व गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के हाथ ले जाते थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था। वो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे। कर्तव्यनिष्ठ मतलब जो उनका कार्य था वो ईमानदारी के साथ, है ना, कार्य करते थे। वो किसी के प्रति ऐसा नहीं रहता था कि दिखावा के लिए, है ना, काम करें। वो भैया जो हमारा कर्तव्य है, और ईमानदार थे, जो बोलते थे वो करते थे। तो ये उनके गुण हैं। यानी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धार्मिक प्रवृत्ति थे भैया, लेकिन उनको दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए कर्मकांड के खिलाफ थे।
ठीक है बच्चों, और वे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ थे। ठीक है, चाहे खुश हो चाहे गम हो, कभी वो ऐसा दिखावा नहीं करते थे कि हम बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत थोड़ा सा कुछ पाकर के बहुत आनंदित हैं, ऐसा उनका चरित्र नहीं था। ठीक है, और आज का बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, सांग रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां उपमेय के अंगों पर उपमान के अंगों का आरोप किया जाए वहां पर बच्चों सांग रूपक अलंकार होता है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। ये हमारे जमाने का उदाहरण है और इसी को हम अभी भी तैयार करते आ रहे हैं, बच्चों को भी करवाते आ रहे हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग तैयारी करने के लिए। और लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कॉन्टैक्ट नंबर लिखाइए, फटाफट नोट से ले लो बच्चों, शिव कोचिंग क्लासेस में शिव सर को सपोर्ट करने के लिए।